औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है रीनिन टेस्ट। रीनिन टेस्ट क्या है? सबसे पहले आप इसके नाम ज़हन में बिठाएंगे। रीनिन टेस्ट को इट्स आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा रीनिन एंजियोटेंसिन टेस्ट भी कह सकते हैं। रीनिन टेस्ट को आप प्लाज्मा रीनिन एक्टिविटी टेस्ट भी कह सकते हैं। और लास्ट नंबर पर रीनिन ऐसे जो टेस्ट है, आप रीनिन टेस्ट को ये भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है कि रीनिन है क्या चीज। हमने तो इसके नाम पढ़ लिए। अभी हम आते हैं कि ये है क्या चीज। रीनिन हमारे पास एंजाइम है। रीनिन इज एंजाइम प्रोड्यूस स्टोर एंड रिलीज बाय द किडनी। ये हमारे पास रीनिन एंजाइम है जो कि हमारा किडनी है, इसको पैदा करता है यानी प्रोड्यूस करता है, स्टोर जमा करता है और रिलीज यानी खारिज भी कर देता है। किडनी क्या करता है? इस एंजाइम को प्रोड्यूस भी करता है यानी पैदा भी करता है, स्टोर भी करता है और फिर इसको रिलीज भी करता है। यह है रीनिन। रीनिन को आप एंजियोटेंसिनोजेनेस भी कह सकते हैं। और इसके बाद जो काम है रीनिन का वो क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है वो है रीनिन हेल्प्स टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। आपका जो ब्लड प्रेशर है इसको कंट्रोल करता है। किस तरह? ये एक रेगुलेटर की तरह है। ये रीनिन जो काम कर रहे हैं वो रेगुलेटर की तरह है ब्लड प्रेशर का। जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाए तो इसको नॉर्मल करने के लिए रीनिन जो एंजाइम है वो सीक्रेट होते हैं। अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए ये रीनिन बहुत वाइटल, बहुत अच्छा रोल अदा करता है। फिर इसके बाद हमारे पास है फंक्शन। हमने तो वो फंक्शन पढ़ लिया। रीनिन कैन रेगुलेट द लो एंड हाई ब्लड प्रेशर। हमने तो ये पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि ब्लड प्रेशर को वो रेगुलेट करता है। अगर ज्यादा हो ब्लड प्रेशर तो उसको नॉर्मल की तरफ लेके जाता है, अगर बहुत ज्यादा कम हो तो वो ऊपर की तरफ वो अपने साथ लेके चला जाता है। और इसका जो दूसरा कौन सा फंक्शन है रीनिन का? व्हेनेवर इन द बॉडी हैव डेफिशिएंट साल्ट। जब बॉडी में हमारे पास जो साल्ट है, जो नमक है, इसकी मिकदार बहुत ज्यादा कम आ जाए, डेफिशिएंट आ जाए, तो फिर किडनी क्या करता है कि किडनी इस रीनिन को वो रिलीज करता है। जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि रीनिन, ये किडनी जो है रीनिन को प्रोड्यूस भी करता है, उसको स्टोर भी करता है और साथ साथ में इसको रिलीज भी कर सकता है। तो अगर आपके बॉडी में, हमारे जिस्म में साल्ट की कमी आ जाए, डिफिशिएंट आ जाए, तो फिर ये किडनी इस रीनिन को वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में और इसी की वजह से हमारा जो साल्ट है बॉडी में, इसका जो डिफिशियंसी है वो खत्म हो जाती है। और इसके बाद और क्या काम है रीनिन का? रीनिन कैन आल्सो कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन, जो हमारे पास एक प्रोटीन है, प्रोड्यूस बाय द लिवर इनटू एंजियोटेंसिन 1। रीनिन का जो काम है वो है, हमने तो वो ब्लड प्रेशर वगैरह वो काम पढ़ लिया। अब इसका जो तीसरा काम है वो है एंजियोटेंसिनोजेन। जो हमारे पास है ये प्रोटीन है जो कि हमारा लीवर इसको प्रोड्यूस करता है। इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करने के लिए रीनिन जरूरी है कि वो इस एंजियोटेंसिनोजेन को वो कन्वर्ट करे किस चीज में? एंजियोटेंसिन 1 में। ये इसका काम है। पहले हमारे पास एंजियोटेंसिनोजेन मौजूद है, इसके लिए जरूरी है कि हम इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए रीनिन का जो काम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। तो ये तीसरा काम हो गया रीनिन का कि वो एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि हमारे पास ये हार्मोन है एंजियोटेंसिन 1। और फिर इसके बाद है एंजियोटेंसिन 1 हार्मोन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 इन लंग बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और इसके बाद जो चौथा काम है रीनिन का वो क्या है? हमने तो एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में। हम अब इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास हार्मोन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे एंजियोटेंसिन 2 में।
तो इसके लिए कौन से एंजाइम जरूरी है जो हमारे लंग्स में मौजूद होते? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम के थ्रू हम इस एंजियोटेंसिन 1 हार्मोन को कन्वर्ट करेंगे किस चीज में? एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन में। तो ये सारा फंक्शन था हमारे पास रिनिन का, वो कन्वर्ट हो जाए एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में। तो फिर ये एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारे पास, वो एड्रीनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के ऊपर लगे हुए होते हैं, इसमें लोकेट होते हैं इसके ऊपर, ये एड्रीनल ग्लैंड को ये एंजियोटेंसिन 2 सिग्नल देता है, खबरदार करता है कि आप अल्डोस्टेरोन यानी जो हार्मोन है आप इसको रिलीज करें। और फिर इसके बाद हमारे पास है एंजियोटेंसिन। फिर क्या हो सकता है? एंजियोटेंसिन नैरो द स्मॉल ब्लड वेसल एंड अल्डोस्टेरोन टिल टू किडनी टू रिटेन साल्ट एंड फ्लूइड। एंजियोटेंसिन का फिर यह काम है कि जो ब्लड वेसल होते हैं इसको बहुत ज्यादा नैरो करता है। अगर वो नैरो हो जाता है तो फिर हमारे पास जो साल्ट होता है, जो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है, जो फ्लूइड होता है, जिस तरह हमने सारा जो काम था, जो फंक्शन था, वो रिनिन का हमने पढ़ लिया। तो एंजियोटेंसिन की वजह से हमारे पास जो वेसल होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। और इसके बाद अल्डोस्टेरोन किडनी को यह बताता है कि भाई आप साल्ट और फ्लूइड को रिटेन रखें अपने साथ। और अगर हमारे पास जो हमारे पास वेसल है वो नैरो हो जाते हैं तो इससे क्या हो सकता है? देन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड और राइज। पहले से हमारे पास ब्लड प्रेशर बहुत लो है, वो नैरो हो जाता है जो वेसल होते हैं एंजियोटेंसिन की वजह से। तो फिर हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। इस तरह भी हाई नहीं कि बहुत ज्यादा हाई चला जाता है कि बंदा आप नॉर्मल कंडीशन से चला जाता है, नहीं, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है इसकी तरफ अपने साथ लेके जाता है। तो फिर हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल की तरफ ले जाता है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ रिनिन टेस्ट। ये रिनिन टेस्ट क्यों जरूरी है, हम क्यों करते हैं, किस लिए हम ये टेस्ट करते हैं? रिनिन का जो टेस्ट है तो हम ये इसलिए करते हैं, इट एडवाइज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यही ब्लड प्रेशर की बात है। अगर वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, जिस तरह हमने पढ़ लिया कि रिनिन का ये भी काम है कि जब ब्लड प्रेशर हमारे पास बहुत ज्यादा हाई हो तो इसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नॉर्मल की तरफ ले जाने के लिए भी ये रिनिन का जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे पास जो हाइपरटेंशन है इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम ये टेस्ट एडवाइज करते हैं, डॉक्टर हजरात ये टेस्ट एडवाइज करते हैं। फिर वो लोग जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसको फिर रन करते हैं। और इसके बाद टू डायग्नोज प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, ये भी हमारे पास हाइपर अल्डोस्टेरोन यानी बहुत ज्यादा अल्डोस्टेरोन जो है हमारे पास बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, तो इसको डायग्नोज करने के लिए भी हम ये रिनिन का जो टेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से रन करते हैं। डॉक्टर हजरात इसको एडवाइज करते हैं। नॉर्मल रेंज यानी जो रिनिन टेस्ट है इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है, नॉर्मल रेंज इसका कितना है। लेकिन इससे पहले आपको यह बात जहन में याद रखना चाहिए, जब आप कोई बंदे, कोई पेशेंट से जब आप ब्लड लेते हैं, सैंपल लेते हैं, तो आप इसको ये देखें कि ये सुपीन पोजीशन में ये आपके साथ होगा या आपके साथ स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। अगर आप एक जवान से सुपीन पोजीशन में आप ब्लड लेते हैं तो इसका जो नॉर्मल रेंज होगा वो होगा 0.2 से लेकर 1.6 नैनोग्राम पर मिलीलीटर पर आवर, ये इसका नॉर्मल रेंज होगा। यू शुड नोट द पोजीशन, आपको पोजीशन रिपोर्ट में आपको पोजीशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर को यह पता लग जाए कि आपने इसको किस पोजीशन में इससे सैंपल लिया है, आपने किस तरीके से इस टेस्ट को रन किया है, या सुपीन पोजीशन में है या स्टैंडिंग पोजीशन में। अब हम आते हैं एडल्ट यानी जवान स्टैंडिंग। जब आप कोई बंदे से, कोई पेशेंट से स्टैंडिंग यानी खड़े होके जब आप सैंपल लेते हैं, ब्लड लेते हैं, तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है, जो नॉर्मल रेंज है, वो होगा 0.7 से लेकर 3.3 नैनोग्राम पर मिलीलीटर पर आवर, ये इसका नॉर्मल रेंज होगा इन स्टैंडिंग पोजीशन। फिर इसके बाद हमारे पास है स्पेसिमेन कलेक्शन प्रोसीजर। हमने तो वो पोजीशन, वो जो भी पोजीशन था स्टैंडिंग और सुपीन पोजीशन, वो हमने तो क्लियर किया। अब किस तरह जब आप सैंपल लेंगे तो कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन कौन से चीजें जरूरी है। पेशेंट शुड बी यूज्ड 1 to 2 ग्राम सोडियम पर डे
फॉर 2 वीक बिफोर द टेस्ट। जब एक पेशेंट है, आप सबसे पहले इसको यह बताएंगे कि 2 हफ्ते यानी 14 दिन को आप हर दिन आपको 1 से लेकर 2 ग्राम सोडियम हर दिन आपको लेना होगा टेस्ट से पहले। सबसे पहले आप इसको यह एडवाइस करेंगे कि 14 दिन यानी 2 हफ्तों तक आप 1 से लेकर 2 ग्राम सोडियम लेंगे हर दिन। और इसके बाद द पेशेंट शुड नॉट यूज बीटा ब्लॉकर, एसीई इनहिबिटर, डायरेटिक्स, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है एस्पिरिन, कार्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एस्ट्रोजन 2 to 4 वीक प्रियर टू द टेस्ट। टेस्ट से 2 या टेस्ट से 4 वीक पहले पेशेंट को यह भी बताना चाहिए कि आप ना कोई बीटा ब्लॉकर मेडिसिन यूज करे, ना एसीई इनहिबिटर यूज करे। जिस तरह हमारे पास हो गया डायरेटिक्स हो गया, ये मेडिसिन ये मेडिकेशन बिल्कुल आप नहीं लेंगे। जिस तरह एस्पिरिन हो गया, कार्टिकोस्टेरॉइड और एस्ट्रोजन 2 से लेकर 4 हफ्तों से पहले आप इसमें रेस्ट करेंगे, ये नहीं खाएंगे, और इसके बाद आप इस टेस्ट को रन करेंगे। और फिर किस तरह जब ये पेशेंट सारा कुछ इस जितने भी हमने पढ़ लिए ऊपर, जिस तरह हमने सोडियम की बात की और इसके बाद हमने जो मेडिकेशन की बात की, जब वो सारा कुछ कंप्लीट हो और सारा प्रोसेस उस पेशेंट ने मुकम्मल की हो, तो फिर आप इससे करें, तो फिर आप ऐसा करेंगे कि आप 3 ml ब्लड लेंगे वीन से, और पेशेंट शुड फास्टिंग 8 आवर। लेकिन तीसरी जो बात है हमारे पास, आप ये भी कहेंगे कि ये बंदा हमारे पास 8 आवर से ये फास्ट होना जरूरी है। जब आप इससे ब्लड लेते हो तो बंदा जो हमारे पास होता है वो 8 आवर से यानी 8 घंटों से वो फास्ट जरूरी है। और इसके बाद जब आप ब्लड ले, सारा क्राइटेरिया आपने मुकम्मल कर लिया, सोडियम भी लिया है, उसने कोई मेडिकेशन भी नहीं लिया 2 to 4 वीक से, और वो 8 आवर से भी वो फास्ट भी है, तो फिर जब आप ब्लड ले, इस ब्लड को आप यूज करेंगे, यानी आप कौन से ट्यूब यूज करेंगे, तो फिर आप इस EDTA ट्यूब को यूज करेंगे। ये हमारे पास EDTA ट्यूब है, अगर आप इस डायग्राम में देख ले, ये हमारे पास EDTA ट्यूब है, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता। और इसके बाद एंड आल्सो शुड नोट द पेशेंट पोजीशन। जिस तरह हमने नॉर्मल रेंज स्लाइड में हमने ये बात की कि पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट में पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने इस बंदे से, इस पेशेंट से हमने सुपीन पोजीशन में ब्लड लिया है, सैंपल लिया है, या हमने इसको स्टैंडिंग पोजीशन में ब्लड लिया है, तो यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पोजीशन रिपोर्ट में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्या करेंगे, हमने ब्लड भी लिया, EDTA ट्यूब में भी डाल दिया, फिर इस EDTA ट्यूब को आप उठाएंगे उस सेंट्रीफ्यूज मशीन के, यह हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें आप इस ट्यूब को रखेंगे EDTA ट्यूब को, और अगर वो प्रॉपर तरीके से सेंट्रीफ्यूज हो जाए तो फिर आप इससे सीरम उठा लेंगे, और इसके बाद आप एक प्रॉपर एक वेल कैलिब्रेटेड मशीन के जरिए आप इस टेस्ट को रन करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है इन विच कंडीशन द रेनिन इज हाई इन ब्लड। वो हालात हम पढ़ने वाले हैं कि जिसमें हमारे जो ब्लड है इसमें रेनिन का जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, वो कौन से कंडीशन है। सिर्फ नाम लेंगे, अगर एक एक को डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो पहले कंडीशन हमारे पास है जिसमें हमारे पास रेनिन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, वो है हाइपोवोलीमिया, बार्टर सिंड्रोम, नेफ्रोपैथी एंड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, क्रोनिक रीनल फेलियर, और इसके साथ साथ सिरोसिस एंड हार्ट फेलियर, लो सोडियम डाइट, एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर, और लास्ट में हमारे पास प्रेगनेंसी। ये सारे कंडीशन, जिस कंडीशन में हमारे पास रेनिन का जो लेवल है, जो वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा हाई की तरफ चला जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास है इन विच कंडीशन द रेनिन इज लो इन ब्लड। वो कौन से हालात है, हमने तो जिस हालात में हमारे पास हाई चला जाता वो हालात तो हमने पढ़ लिए। अब वो हालात पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास रेनिन का जो वैल्यू है, जो लेवल है, वो बहुत ज्यादा लो चला जाता है हमारे ब्लड में। तो वो है ट्रीटमेंट विद स्टीरॉयड, एसेंशियल हाइपरटेंशन, कशिंग सिंड्रोम, और जो हमारे पास इसके बाद है वॉल्यूम ओवरलोड, कॉर्न डिजीज,
और लास्ट नंबर पर हमारे पास जो है वो है प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म। ये सारे कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो रिनिन का जो नॉर्मल रेंज है, जो नॉर्मल वैल्यू है हमारे ब्लड में, उससे बहुत ज्यादा लो यानी बहुत ज्यादा कम आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।